हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल 14। अगर थोड़ा सा याद करें, आर्टिकल 12 में था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या होता है, और आर्टिकल 13 में हमने देखा था कि लॉ के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है, और अगर कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उसे नल एंड वॉइड कंसिडर करेंगे, मतलब उसे जहाँ तक वो लॉ गलत है वहाँ तक उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हमने देखा था आर्टिकल 13 में। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 को क्लासिफाई किया हुआ है कुछ ग्रुप्स में, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 को क्लासिफाई किया गया है कुछ ग्रुप्स में। वो अगर हम ग्रुप देखें तो कैसा है, देखो। सबसे पहला आएगा राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी जो है वो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, वो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि है आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। और एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32। तो ये कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं और ये ग्रुप से भी काफ़ी सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल पूछ देंगे आर्टिकल 17 किस में आता है, तो किस में आएगा, राइट टू इक्वालिटी में। पूछ देते हैं आर्टिकल 21 किस में आएगा, तो किस में आएगा, राइट टू फ्रीडम में। तो हमें याद भी रखना होता है, हालांकि पढ़ते पढ़ते वो याद हो जाता है। हम आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 किस में आएगा, आर्टिकल 14 आएगा राइट टू इक्वालिटी में। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है यहाँ से मन में आ सकता है, तो क्लियर कर देते हैं पहले ही कि आर्टिकल 12 और 13 तो कोई हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे थे, वो खाली डिफ़ाइन कर रहे थे। जैसे लॉ को डिफ़ाइन कर रहा है और स्टेट को डिफ़ाइन करना है, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखा। लेकिन अगर दूसरा देखो तो आर्टिकल 33, 34 और 35 की हम बात नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे ना इस ग्रुप में, क्योंकि आर्टिकल 33, 34, 35 फंडामेंटल राइट्स का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हिंदी में कहते हैं अपवाद है। वो जब इस आर्टिकल में आएंगे तो हम समझेंगे कि उसमें क्या है। अभी के लिए पहले हमें ये याद रखना है कि ये कुछ ग्रुप बने जो हमें याद रखना है। राइट टू इक्वालिटी को याद रख लेना, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। फिर धीरे धीरे ये सब याद हो जाएगा। और आज हम कौन सा पढ़ेंगे, आर्टिकल 14। तो आओ पहले आर्टिकल को देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, कहाँ से कहाँ है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। और आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब क्या लिखा है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें कौन से पॉइंट्स को हमें या पढ़ना है ध्यान से, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो चीज़ डिटेल में हम पढ़ेंगे, द स्टेट क्या है वो तो हम आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं, हालांकि मैं भी एक बार रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद अगले कौन सी चीज़ लिखी है, शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। तो पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो स्टेट क्या होता है, आर्टिकल 12। दूसरा है टू एनी पर्सन। अब ये पर्सन में कौन कौन आता है वो हम देखेंगे। फिर तीसरी चीज़ जो इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये भी चीज़ हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। और ये भी हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमें इसमें कितनी चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या पढ़ना है ध्यान से, कि स्टेट का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। तो आओ पहले हम स्टेट को पढ़ेंगे, फिर पर्सन, फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखते हैं इसे। देखो सबसे पहले तो स्टेट पढ़ते हैं। स्टेट क्या होता है, स्टेट में हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल और अदर लोकल अथॉरिटीज़ विद इन, या फिर इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर, लेकिन जो भारत सरकार के कंट्रोल में हो। ये ना, ये हम पढ़े थे पूरा, ये हम आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं। बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि स्टेट के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है।
वहाँ पे हमने देखा था कि अदर लोकल अथॉरिटीज़ में कौन कौन आएगा, कैसे आया, कुछ केस भी स्टडी किए थे। तो ये हमने देख लिया स्टेट क्या होता है। स्टेट में क्या आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल और अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, तो अगर ये हम पढ़ रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो हमने जो स्टेट क्या होता है वो हमने देख लिया। सेकेंड चीज़ हमें क्या देखना है, पर्सन, कि पर्सन क्या होता है। देखते हैं पर्सन क्या होता है। देखो, फ्रेज पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। देखो, सबसे पहले तो पर्सन का मतलब आता है कि जो पर्सन इंडिया में रहते हैं, जैसे कि इंडियन सिटीजन हो गए, एक वो हो गए, और साथ में ही फॉरेनर्स भी। तो इंडियन पर्सन्स, इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों। फॉर एग्जांपल मान लो कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है। अच्छा, ये बात भी याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, और कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स, जो विदेशी भारत में आकर रह रहा है, उसको भी मिलते हैं। तो आर्टिकल 14 में जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे इंडियंस के लिए भी है, और साथ साथ में जो फॉरेनर्स यहाँ पे आके रह रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो जो फॉरेनर रह रहा है उसके लिए भी ये राइट है। आगे देखते हैं, लीगल पर्सन इंक्लूड्स दोस्त। देखो क्या लिखा है, फ्रेज पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। अब पर्सन में हमने दो लोगों को तो पढ़ लिया है, एक तो आ गए जो इंडियन रह रहे हैं, इंडियन सिटीजन, और दूसरे फॉरेनर्स। इनके साथ साथ एक और चीज़ इसमें आती है और वो है लीगल पर्सन। वो कौन है, लीगल पर्सन। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है। देखो, लीगल पर्सन इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच आर ट्रीटेड इन द सेम वे एज ह्यूमन बीइंग फॉर लीगल पर्पसेस। तो लीगल पर्सन, चाहे वो इंसान को मान लो या फिर किसी चीज़ को मान लो, देख रहे हो, कोई थिंग्स, किसी चीज़ को भी तुम पर्सन मान सकते हो। ठीक है, उसको सेम इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, इन द सेम वे एज अ ह्यूमन बीइंग, पन किसके लिए, फॉर लीगल पर्पसेस। तो कोई भी लीगल पर्पस के लिए, कोई भी कानूनी कामों के लिए किसी भी चीज़ को सेम इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीगल पर्सन। अभी थोड़ा और समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने और लिखा हुआ है, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि पर्सन में कौन कौन आएगा। एक तो इंडियन सिटीज़न हो गया, दूसरा फॉरेनर्स हो गए, और तीसरा कौन है, तीसरा है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन में अब तक हमने क्या समझा है कि लीगल पर्सन कोई भी ऐसी थिंग हो सकती है, या कोई व्यक्ति, कोई भी, मोस्टली थिंग्स मान लो, जिसको क्या है कि सेम ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं, फॉर लीगल पर्पसेस। अब ये जो लीगल पर्सन है इसके पास क्या कुछ राइट्स होते हैं या नहीं, वो समझते हैं। देखो, लीगल पर्सन हैव राइट्स एंड को रिलेटिव ड्यूटीज़। तो भाई इसके पास कुछ अधिकार, कुछ राइट्स भी हैं और इसके कुछ ड्यूटी भी हैं। जैसे हम इंसानों के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, तो ये जो लीगल पर्सन है ना, इसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं और इसके पास भी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं। कैसे राइट्स होते हैं इसके पास, पहले देखते हैं। देखो, इसके पास राइट्स होते हैं जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, ये प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। तीसरा, ये किसी के ऊपर, सुइंग का मतलब होता है केस करना, ये किसी के ऊपर केस कर सकता है या इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। ठीक है, तो लीगल पर्सन मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे इंसानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है फॉर लीगल पर्पस। इसके पास कुछ राइट्स होते हैं। कैसे राइट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, या फिर ये किसी पे केस कर सकता है, या कोई और इसके ऊपर भी केस कर सकता है। अब इससे कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। क्या ड्यूटीज़ है, देखो, लीगल पर्सन के पास कुछ ड्यूटीज़ है। वो क्या ड्यूटी है, लीगल पर्सन हैव करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन दैट दे मस्ट फॉलो। तो कुछ ड्यूटी है और कुछ जवाबदारी है जो उनको फॉलो करना ही चाहिए। देखो, लीगल पर्सन में कंपनी भी आ सकती है ना, ये याद रखना है कि कोई कंपनी भी एक लीगल पर्सन हो सकती है। अभी हम वो आगे देखेंगे, पर उसको क्या क्या ड्यूटी है पहले वो देखते हैं। उसकी ड्यूटी है कि सारे लॉ एंड रेगुलेशन को वो फॉलो करे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी उसमें ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब जो चीज़ बोली गई थी कि तुम्हें चीज़ माननी है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी उसकी ड्यूटी है
वो सारी चीज़ उसको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली याद रखो पूरे इस पैरा में, ज़्यादा डिटेल मत जाओ, इतना याद रखो कि उसको सारे लॉज एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो लीगल पर्सन में अब तक हमने क्या समझा, देखो पर्सन्स के डेफिनेशन में कौन कौन आता है। सबसे पहले तो इंडियन सिटीज़न, दूसरे आ गए फॉरेनर्स, और तीसरे होते हैं लीगल पर्सन। हम मेन किसको पढ़ते हैं, लीगल पर्सन को। तो पर्सन में मेन किसको पढ़ रहे हैं, लीगल पर्सन को। अब लीगल पर्सन को सेम किसकी तरह ट्रीट किया गया है, ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। किसके लिए, लीगल पर्पसेस के लिए, है ना। अब इसके कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज़ होते हैं। इसके राइट्स में हमें याद रखना है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, ये प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है ना। और उसके कुछ ड्यूटीज़ में हमें क्या याद रखना है कि इसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इसको जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस है, जो चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑब्लिगेशन होता है ना कि चीज़ मानना है तुम्हें, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस चीज़ को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारा ऐसा क्या हो जाता है, ड्यूटी हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस किस को कहते हैं। देखो एक लीगल पर्सन्स में कौन कौन आ सकता है, कॉरपोरेशंस आ सकते हैं। ठीक है, कॉरपोरेशंस मतलब क्या होता है, देखो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी मान लो जो लेजिस्लेशन ने बनाया हो, मतलब कि सरकार ने किसी कानून को बना के किसी कंपनी को बनाया हो, तो वो भी कंपनी लीगल पर्सन में आ सकती है। या फिर कोई खाली कंपनीज हो, है ना, तो कॉरपोरेशन सरकार ने बनाया हो, या कोई कंपनी बनी हुई हो, कोई भी कंपनी हो, है ना। अगर वो कंपनी लॉ के अंदर, किसी भी एक लॉ के अंदर बनी है तो वो भी लीगल पर्सन्स में आ सकती है। फिर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी मतलब क्या होता है, देखो कोई एनवायरनमेंट सोसाइटी बनी हो, कोई स्पोर्ट्स की सोसाइटी बनी हो, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सोसाइटी बना है, कोई स्पोर्ट्स के लिए सोसाइटी बना है, वो भी लीगल पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा लीगल पर्सन क्या होता है। अब देखो एक एग्जांपल अगर मैं देखूं, क्या एनिमल कोई लीगल पर्सन में आएगा या नहीं आएगा, क्या गॉड लीगल पर्सन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अच्छा, अगर इसका हमें आंसर चाहिए तो हमें कुछ चीज़ देखनी होती है। क्या चीज़ देखना है, देखो कि इनके पास राइट्स क्या है। फॉर एग्जांपल एनिमल को ले लो, अब इनके पास है राइट्स है यानी देखते हैं क्या एनिमल कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, क्या वो कोई प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, क्या वो किसी के ऊपर केस कर सकता है, या क्या उसके ऊपर कोई केस कर सकता है। यही चीज़ ना, यही क्वेश्चन देखा जाता है जब किसी को लीगल पर्सन माना जाता है या फिर नहीं माना जाता। तो ये एक बार गूगल ज़रूर करना कि क्या एनिमल, गॉड, ये सब लीगल पर्सन्स में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, और ये तो मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स जो आ सकता है कि क्या कंपनीज, क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये सब पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आता है या नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है वो। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या किया, स्टेट को समझ लिया, पर्सन को समझ लिया। अब हमें जानना है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखते हैं इसे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब होता है कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। तुम चाहे अमीर हो, गरीब हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, कुछ भी हो, लॉ के सामने सब लोग क्या है, इक्वल है। तो तुमने अगर देखा होगा कि वो हर मूवी में देखा होगा, कोर्ट में एक लेडी होती है और वो तराजू जैसा उसके उनके हाथ में रहता है और आँख में पट्टी रहती है। तो वो आँख में पट्टी यही बताता है कि लॉ के सामने सब लोग क्या हैं, इक्वल है। अब उसमें कोई ये नहीं होगा कि तुम अमीर हो या गरीब हो, या फिर तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम कोई भी हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो या आम आदमी हो, लॉ के सामने क्या हो, सारे के सारे इक्वल हो। लॉ कोई भेदभाव करने वाला नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। फॉर एग्जाम्पल मान लो, और क्या ये बात सही अच्छी चीज़ है ये, अब सोचो कि लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, क्या ये बात सही है, क्या ये एकदम ही परफेक्ट चीज़ है कि लॉ बिल्कुल ही भेदभाव ना करे, तुम अमीर हो या गरीब हो, लॉ के सामने क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, कोई लॉ को फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम अमीर हो या गरीब, वो तो इक्वली ट्रीट करेगा तुम्हें। फिर तुम्हारे एज डिफरेंसेस कुछ भी हो, लॉ के सामने तुम सब क्या हो, इक्वल हो।
क्या ये चीज़ एकदम सही है? इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक लॉ बन रहा है और वो लॉ बन रहा है इनकम पे, और उस पर टैक्स लगने वाला है ना। इनकम मतलब तुम्हारे इनकम पे टैक्स लगने वाला है। और एक, क्योंकि भाई लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, तो तुम अमीर हो या गरीब, तुम अपनी कमाई का तुम्हें 20% सरकार को देना है। मान लो ये कानून बन जाता है। अब तुम अमीर हो या गरीब, तुम्हें कितना परसेंट देना पड़ेगा? तुम्हें देना पड़ेगा 20%। अब देखो, जो आदमी महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है और एक आदमी है वो महीने का 1 लाख रुपये कमा रहा है, और तुमने 20-20% दोनों से ही मांग लिया है। अगर ये अपने कमाई का 20% दे देता है तो इसके पास बचेगा ही कितना पैसा? चलो ये तो एक बार खैर दे भी दे तो भी इसके पास पैसा बच रहा है, इसके पास कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझो कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है। हमने बोला भाई हमें नहीं फ़र्क पड़ता है तुम किसी भी क्लास में हो, हमारे सामने तो सब लोग क्या हो, इक्वल हो। हम तुम दोनों को सेम पेपर देंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लॉ के सामने तो क्या हो, तुम सब इक्वल हो। हम तुम्हें क्या दे देंगे? सेम पेपर देंगे, अब तुम बैठ के उसको सॉल्व कर दो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 5वीं का बच्चा तो नहीं कर पाएगा, अपन 10वीं का बच्चा कर लेगा उसको। तो ये जो है ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये हर जगह सही नहीं बैठती। लॉ के सामने हर जगह तुम सबको सही नहीं रख पाते, इसीलिए एक और चीज़ लाई गई, और वो क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो जिस स्थिति में है उसको उस सिचुएशन के हिसाब से ट्रीट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बच्चा 5th का है उसे भाई 5th के हिसाब से देखा जाए, उसको वैसा पेपर दिया जाए। जो 10th का है उसे 10th के हिसाब से पेपर दिया जाए। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो जिस सर्कमस्टेंस में, जो जिस सिचुएशन में है उस हिसाब से उसे हम क्या करें? ट्रीट करें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझोगे। हाँ, एक और चीज़ पहले याद कर लो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है ना, देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ ना ये ब्रिटिश से हमने लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने यूएसए से लिया हुआ है। इसका मतलब भी समझ लो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, और ये नेगेटिव क्यों है ये तो हम समझे। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव इसीलिए ना क्योंकि ये सरकार को रोकता है कुछ काम करने से, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि नेगेटिव कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, तुम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो भेदभाव नहीं कर सकते तो सरकार को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको एक नेगेटिव कंसेप्ट। और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है क्योंकि सरकार को कहा जा रहा है, स्टेट को कहा जा रहा है कि तुम इक्वल लोगों को इक्वल ट्रीट करो। देख रहे हो, इसमें रोका जा रहा है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम इक्वल लोगों को इक्वल ट्रीट करो। ऐसे कानून बनाओ, अलग अलग कानून बनाओ, जो जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन के हिसाब से उसके लिए कानून बना दो। तो ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है क्योंकि सरकार को काम करने को अलाउ करता है, और ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि सरकार को रोकता है कि तुम्हारे सामने तुम लॉ ऐसा नहीं बना सकते कि जिसमें कोई भेदभाव हो, तो नहीं बना सकते, तो ये नेगेटिव हो गया। तुम ऐसा बनाओ तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये इतनी सी बात याद रखना कि ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये ब्रिटिश से लिया गया, यूके से लिया हुआ है, और ये यूएसए से लिया हुआ है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं इन चीज़ों को। देखो, मान लो 2 लोग हैं और हमने क्या किया, अब इस इंसान के पास दोनों पैर हैं, ये बिल्कुल सही है। इस इंसान के पास, बेचारे के पास एक पैर नहीं है। हमने बोला नहीं भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लॉ के सामने सब लोग क्या हैं? एक ही है। तो तुम दोनों सेम रेस में भाग जाओ। क्या ये सही चीज़ है? ये सही चीज़ नहीं है। इसीलिए हमने एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भाई ये 2 पैर वाला दोनों एकदम स्वस्थ है तो ये अलग रेस में जाएगा, और ये एक ही पैर है इसके पास तो ये अपने जिनके ऐसी सिचुएशन है ये उस रेस में जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये समझ में आया? तो बहुत सिंपल है ये दोनों बात। अब आई थिंक इतने सारे हमने एग्जांपल्स के तो समझ गए होंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। सिंपल है,
इसमें लॉ के सामने सब लोग क्या है, इक्वल है। इसमें जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से तुम लॉ बना सकते हो। अब देखो एक और चीज़, जो रिजर्वेशन मिलता है, वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलता है ना, वो रिजर्वेशन किसके बेस पे मिल रहा है, वो मिल रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। नहीं तो भाई रिजर्वेशन तो देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से तो मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं भाई, दोनों के साथ कोई भी किसी को भी तुम एक्स्ट्रा लॉ या कुछ भी उनके फेवर में नहीं कर सकते। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि अगर किसी को कुछ तकलीफ है, कोई किसी से कुछ लेवल नीचे है, तो उसको सेम लेवल पे तुम ला सकते हो। और कैसे लाओगे, थ्रू रिजर्वेशन। इसीलिए वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाता है। अब आई होप आपको समझ में आया हो। अब एक बार ये देखते हैं, द स्टेट शेल नॉट डिनाई, तो हमने स्टेट को आर्टिकल 12 में पढ़ा और आज भी पढ़ा। टू एनी पर्सन, एनी पर्सन में हमने देखा कि एक तो था इंडियन सिटीज़न, दूसरा आएगा फॉरेनर, तीसरा आएगा लीगल पर्सन। लीगल पर्सन में हमने देखा कि कॉरपोरेशन था, कंपनीज थी, ठीक है। और उसके बाद में एक और कोई था ना, कॉरपोरेशन था, कंपनी थी, हाँ, और फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है। ये सब हमने किस में देखा था, लीगल पर्सन में। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ के सामने सब लोग क्या हैं, इक्वल, इरिस्पेक्टिव तुम कोई भी हो, रिच हो, पुअर हो, कुछ भी हो। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या, ऑफ द लॉस का क्या है कि तुम जिस सिचुएशन में हो उस हिसाब से तुम्हारे लॉ बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जिसके पास इनकम ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, जिसके पास इनकम कम है उससे कम टैक्स लिया जाएगा। अगर इसके हिसाब से टैक्स बनाया जाए तो तुम अमीर कितना भी तुम्हारा इनकम हो, टैक्स सबके लिए सेम। पर इसके हिसाब से क्या है कि तुम जिस परिस्थिति में उस हिसाब से तुम्हारे लॉ बनाया जाएगा। अब देखो एक और लास्ट पॉइंट जो इसमें याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये कंसेप्ट हमने लिया था एवी डाइसी, है ना। ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, हमने नहीं, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, एवी डाइसी की एक किताब थी, उनके बुक में उन्होंने लिखा था रूल ऑफ लॉ, तो वहाँ से एक कंसेप्ट आया है। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इसको एक वीडियो में पूरा भी करेंगे, पर अभी के लिए याद रख लो कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि किसी देश में सबसे सुप्रीम क्या रहेगा, लॉ सुप्रीम रहेगा। और लॉ के आगे लॉ सबको कैसे ट्रीट करेगा, इक्वल ट्रीट करेगा। जो अभी हमने पढ़ा कि लॉ के सामने सब लोग क्या हैं, इक्वल। तो ये एवी डाइसी का नाम याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था। तो ये एवी डाइसी हैं, उनकी एक किताब से आया हुआ है, और उन्होंने क्या लिखा था उसमें, रूल ऑफ लॉ। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आया हो। हम रूल ऑफ लॉ किसी ना किसी वीडियो में फिर से पूरा कवर कर लेंगे। थैंक यू।